दुनिया में जो रखते थे ना ताकत या किंगडम या बादशाह या ताकतवर या हुक्मरान बनाने वाले और गिराने वाले, उनकी ताकत हो रही है कमजोर। ये हवाओं का रुख उधर बदल रहा है। बिना पाकिस्तान के जो यहाँ हुकूमतें बनाते थे तोड़ते थे, असल रुख तब्दील प्लूटो, जुपिटर और सैटर्न का किरान कर रहा है उधर तब्दीली। तो जो ताकतवर लोग थे उनको कर रहा है कमजोर। अब गिरेंगे बारी बारी। और G20 में पाकिस्तान शामिल ही नहीं है, हालांकि दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी आबादी पाकिस्तान है। इन्हीं हुक्मरानों, इन्हीं ताकतवर लोगों की वजह से पाकिस्तान शामिल नहीं है। अब दुनिया में मजहब तो नहीं चल सकता, दीन चलेगा। और दीन का मतलब अल्लाह का कानून, बंदों का कानून नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज बात करेंगे उसी जो मुसलसल मैं बात कहता आ रहा हूं, लेकिन आज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ आप लोगों को जो मैं कहता आ रहा हूं, कुछ लोगों को तो समझ आई लेकिन कुछ को नहीं आए। तो आज खुल के बात करते हैं। हवाओं का जो रुख तब्दील हुआ है वो कौन सी हवाएं हैं, और निज़ाम चेंज की जो बातें हो रही हैं वो कौन सा निज़ाम है, आज हम खुलकर उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही कि अब बड़े लेवल की तब्दीली आने जा रही है। अच्छा, हमारे यहाँ पिछले 75 सालों से कहानी तो एक ही चली आ रही है कि एक गया दूसरा चला गया, दूसरा गया तीसरा आ गया। क्या यही अगर अब ये जैसे इम्पोर्टेंट हुकूमत कहा जाता है और जिन्हें रजीम चेंज के थ्रू कहा गया आए हैं, ये रजीम चेंज तो अब होना है, मैं उसको ये कहता हूँ। इनका अब आ रहा है कि जी इनकी हवाएं जो हैं ख़राब होना शुरू हो गई। वो मैंने आपको पहले बताया कि 17 सितंबर के बाद से हालात जो है कुछ इस गवर्नमेंट के लिए जो है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी। वो हालात आपके सामने, वो खबरें भी सुनने को मिली। लेकिन मरकरी भी कम बस्ट है और रेट्रोकेड है, तो ख़बरों पे एकदम इस तरह यकीन कर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस चेंज की बात नहीं करता, ये तो पाकिस्तान में एक रूटीन मैटर है। इमरान साहब गए तो ये आ गए, ये गए तो फिर इमरान साहब आ गए। क्या यही चेंज है? ये चेंज की बात मैं नहीं करता। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान एक वो वाहिद शख्स है जिसने इस निज़ाम को चैलेंज किया। इससे डिनाई आप नहीं कर सकते। इस निज़ाम को पहली ज़रब लगाने वाला इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम हकीकी आज़ादी की तरफ, और क्या वो जो निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं और वो जो सिस्टमिक चेंज होना है उसकी बात करते हैं, क्या वो हो रहा है? क्या इमरान खान के आने से क्या वो सिस्टम आ जाएगा? अभी ऐसा नहीं है कुछ, अभी उसकी शुरुआत हुई है। चीज़ें बहुत आगे हैं। असल आज़ादी हमने किससे लेनी है, ये मसला है हमारा। जैसे मैंने आपको चार्ट के थ्रू बात करता हूं कि बुर्ज हमल काल पुरुष कुंडली, यानी कि जब मैं काल पुरुष कुंडली की बात करता हूं कि फलक का पहला घर कौन सा होता है, फलक का पहला घर बुर्ज हमल होता है। जैसे अगर हम आम पूरे इंसानों की कुंडली की बात करते हैं तो हम बुर्ज हमल की बात करते हैं, जिसका रूलर मार्स होता है और 10वां घर कैप्रिकॉर्न होता है। पिछले 2000 साल से, ये बल्कि 26 दिसंबर 2019 के बाद से फिर 2020 में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में और प्लूटो भी कैप्रिकॉर्न में और जुपिटर भी कैप्रिकॉर्न में था। ये वो चीज़ है जो कि जिसकी बेस के ऊपर मैं बहुत अरसे से कहता रहा हूँ कि अब दुनिया में निज़ाम चेंज होगा। अब दुनिया में चीज़ें तेज़ी की तरफ मूव होंगी। जो असल ताकत के मिंबा बने हुए थे ना, उनके गिरने का वक्त आ गया। वो ताकतें अब गिरना शुरू होंगी, क्योंकि प्लूटो को अंडर माफिया कहा जाता है, अंडर माफिया का डॉन कहा जाता है। और प्लूटो हमारा
جب منڈین اسٹرالوجی کرتے ہیں اور پلوٹو وہ پلانٹ ہے جو سب سے دور ہے، جس کا کام ہے نظام کو توڑ دینا، ختم کر دینا اور ایک نئے نظام کی طرف. اور 2020 کو یہ ادھر آیا اور 2038 کو یہاں سے نکلے گا. جب آج کی سٹوری لکھی جائے گی چاہے تو اس وقت ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب آج کی سٹوری لکھنے والا ہوگا تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ نظام 2020 اور 22 کے بعد سے ٹوٹا. اب دنیا میں آپ دیکھ لیں مختلف جگہ پہ آپ جو بڑے طاقت کا منبع بنے ہوئے تھے وہاں بریک اپ اب شروع ہو جائیں گے. پاکستان میں اصل طاقت کون تھے، کون کرتا رہا حکومت، اب ان کا اثر ختم ہوگا. پہلے ٹائم لگے گا اس میں، لیکن وہ اثر اب آپ کو نظر آئے گا. اس پہ کالی ضرب عمران نے لگائی اور اس کا بہت بڑا سہرا عوام کے سر پر بھی. اس پہ ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے. شروعات ہوئی ہے، ابھی تو چیزیں شروع ہی ہیں. ابھی چیزوں پہ پیک بھی آئے گا، ابھی چیزوں پہ ٹائم لگے گا، لیکن ہم آخر اس طرف چل پڑیں گے. اس کا سہرا ضرور عمران صاحب کے پر آئے گا. پلوٹو نیپچون کا پائسس میں بیٹھا، اور پائسس میں جوپیٹر کا مالک جو ہے اس کا جوپیٹر خود ادھر بیٹھا ہوا ہے. نیپچون اور پائسس دونوں ریلیجنس کو گین کرتے ہیں. جب بھی نیپچون پائسس میں آتا ہے تو دنیا میں ریلیجن کے طور پر بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی ریلیجن وار، ریلیجن لیڈرز کا آنا، ریلیجن کا بننا، نئے ریلیجنز کا آ جانا، ریلیجن کے بیچ میں لڑائی جھگڑا رہنا، قتل و غارت ہو رہا، ریلیجن کے اوپر سے جنگ لڑنا، وہ چیزیں جو ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب نیپچون جو ہے وہ 29 ڈگری پر ایڈوکیٹ ہو کے بیٹھا ہوا. پلوٹو جو کیپریکارن میں جو جوپیٹر کے ساتھ کنجیکشنز کر کے جا چکا ہے، سیٹرن کا بھی ہو چکا ہے. سیٹرن تو ابھی تک ادھر ہی ہے، جنوری کے اینڈ تک اور فروری کے سٹارٹ تک. یعنی ان دونوں کا تو آپ کنجیکشنز کہہ سکتے ہیں کہ کلوزلی بہت قریب تک ہے. یہ وہ نظام ہے جو دنیا کو ایک تھریٹ کھڑی کر کے جائے گا، جس پہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اور جب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہوئی تھی میں کہ جنگ شروع تو ہو گئی ہے، لیکن اس کا اختتام جو ہے بڑے لیول کے اوپر جا کے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ایک چھوٹے سے ملک نے 200 دن سے لگا دی. اور میں نے کہا کہ پوتن کے لیے کہ وہاں پہ بھی ایک پاورفل نظام وہ چل رہا تھا، ایک بندہ جو ہے شخص چلا رہا تھا. اسی طرح چین میں بھی ہے، چین میں بھی ایک طاقتور آدمی بیٹھا ہے. اسی طرح برطانیہ میں بھی ہے. اب ملکہ برطانیہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اب شہزادہ چارلس آئے وہاں پر. اب کیا یہ بادشاہ سسٹم آنے والے سالوں تک 2026 2028 30 38 تک کیا یہ نظام وہاں پہ رہے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی کنگشپ جو ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے، جہاں جہاں پہ بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب طاقت جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ نظام اب تبدیل ہوگا. جیسے چائنا کے صدر ہیں، رشیا کے صدر ہیں، انڈیا کے مودی صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑی خطرناک الارمنگ ہے. ان کا بھی آخری اسپیل ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آر ایس ایس کی حکومت وہاں پہ ختم ہو رہی ہے، بی جے پی کی حکومت ختم ہو رہی ہے. سب مودی کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں اب سسٹم بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہوتے نظر آئیں گے. جو پاور کا منبع بنے ہوئے تھے وہ اب ہلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اب مشرق اور مغرب میں آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گا. اب آپ کو مشرق کی طرف رائزنگ ہوتا ہوا چیزیں نظر آئیں گی. پہلے ایک چائنا اور چین بھی جو ہے رشیا میں نظر آئے، لیکن اب یہ پورا خطہ ایشیا کا جو ہے، خاص طور پر جو سینٹر ایشیا ہے اور ایشیا کا حصہ یورپ کے مقابلے میں کافی اوپر ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو یورپ ڈاؤن فال کی طرف آپ کو جاتا ہوا دکھے گا. لیکن دنیا میں ریلیجن طور کے اوپر بھی کافی بڑی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. یعنی ریلیجن کے طور پر آپ کو بڑے بڑے واقعات اور بڑے ریلیجن جو لیڈر ہیں ان کا واقعات بھی دیکھنے کو ملیں گے.
किसी के बदनामी के स्कैंडल, किसी के फाइनेंशियल स्कैंडल और किसी के डेथ के स्कैंडल जो है वो भी सामने बाहर आना शुरू होंगे। यानी रिलीजन तौर पे भी बहुत बड़ा एक खेल जो है वो शुरू होगा और जो अपनी मौत आप मरना शुरू होगा। यहाँ पर दुनिया नए निज़ाम की तरफ बड़ी तेज़ी की तरफ भागेगी और ज़्यादातर लोग, कुछ लोग अब इसे कहते हो तो थोड़ा होता है, मज़हब के ऊपर भी सवाल खड़े होना शुरू होगा। ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, जब सेटन सेगिटेरियस में आया था तब से कहता आ रहा हूँ कि मज़हब के ऊपर सवाल, उंगलियां खड़ा होना शुरू हो जाएंगी। और बेशतर ममालिक में अब देख लें, मज़हब के ऊपर, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो पारसी हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं मज़हब के ऊपर। मैं दीन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे कुरान में इस्लाम को कहीं मज़हब नहीं कहा गया और हदीसों की हमारी बेशुमार किताबों में भी इस्लाम को कभी मज़हब नहीं कहा गया। मज़हब किस स्थान पे यूज़ होता है जाके आप खुद रिसर्च करें। इस्लाम दीन है, और जब दीन की बात होती है तो खाली नमाज, रोज़ा, हज नहीं, वो ज़िंदगी के पहलू हमें बताता है कि किस तरफ रहेंगे। लेकिन दीन लाने नहीं दिया जाएगा। मज़हब तो आप ला सकते हैं, आप पढ़ें, पूजा पाठ करें, नमाज रखें, रोज़े रखें, वो रखें, वो जहाँ बात है निज़ाम या दीन की, उस पर चलने की, वहाँ रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। क्योंकि कानून जो है, असल खेल सारा कानून का होता है। सैटर्न का ताल्लुक भी लॉ से है, कानून से है। प्लूटो उसको तोड़ता है। अब जो तोड़ेगा, जो ताकतें हैं उनको अब तोड़ेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में अगर हम हिस्ट्री के करीब जाके देखें तो मैं वो 4 या 5 दफ़ा टोटल ये कंजक्शंस जो है कैप्रिकॉर्न में हुआ है। यहाँ बड़े लेवल की तब्दीली आपको नज़र आएगी। अब अगर हम बात करें रिलीजन के ऊपर, जो अब G20 हो रही है, पहले G6 थी, फिर G7 थी, अब G20 होगी। यानी कि पहले तरक्की याफ्ता मुल्क, फिर जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, और अब जो आने वाले वक्त में तरक्की पजीर होंगे उन मुल्कों को G20 का नाम भी दिया गया। अब वो इंडोनेशिया में हो रही है। अब वो इंडोनेशिया में हो रही है, वहाँ पर पहले, उससे पहले फ्रांस में हुई थी। जब फ्रांस में हुई थी तो फ्रांस उसका सबसे बड़ा मेंबर था। उसके बाद जहाँ पिछले जगह हुई थी तो वो उसका बड़ा ताकतवर था। अब इंडोनेशिया में, और यानी कि 3 ताकतें वहाँ पर फिर बड़ी होंगी, यानी कि फ्रांस, और दूसरा जहाँ हो रहा है इंडोनेशिया, और जहाँ आगे होने जा रहा है इंडिया। अब फ्रांस में हुआ था, वहाँ पे भी रिलीजन का सिस्टम शुरू हुआ था कि रिलीजन को जो है आप बदनाम मत करें, यानी कि रिलीजन को सियासत के साथ मत जोड़ें, और अगर सियासत है तो रिलीजन में थोड़ा सा आप जोड़ के देखें। रिलीजन ये चीज़ें नहीं करता, बुराइयाँ नहीं दिखाता, रिलीजन फाशिज्म नहीं दिखाता, रिलीजन जो है दहशतगर्दी नहीं दिखाता। तो ये चीज़ें फ्रांस में पर हुकूमती लेवल के ऊपर नहीं हुआ है। इंडोनेशिया में हुकूमती लेवल पे हो रहा है, और वहाँ आरएसएस के मेंबर भाग के उधर पहुँचे। हालांकि आरएसएस के मेंबर जो कि ना तो वो मजहबी अपने आप को कहते हैं और ना ही सियासी कहते हैं, वो तो अपने आप को कल्चर बेस लेते हैं। अब अगली जो होनी है वो इंडिया में होनी है, और वहाँ के जो सबसे बड़ी इंडोनेशिया की है, जिसके जो तंजीम है सबसे ज़्यादा लोग फॉलोअर हैं, यानी कि 4 करोड़ से 10 करोड़, और आरएसएस जो है उसके भी जो है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ फॉलोअर, सबसे बड़ी तंजीमें ही मानी आती हैं। अब ये क्या लेकर आएंगे चीज़ें, इसका असर आने वाले वक्तों में भी पता चलेगा। लेकिन ये सब कुछ प्लूटो, सेक्टर और जुपिटर के, और फिर नेपच्यून का पाइसेस में बैठा, तो जो ताकतें थीं जिसको बहुत बड़ा माना जाता था, अब उनकी कुर्सियां जो हैं आपको डगमगाती नजर आएंगी। पाकिस्तान में ये जो खेलता जा रहा था कि जी यहाँ पर हर 2 साल के बाद कोई और आ गया, फिर आ गया, 2 पार्टियों का सिस्टम लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया, फिर एक लंबा चला, उसमें तीसरी पार्टी आई, उसने इस निज़ाम को एक ज़रब ज़रूर लगाई है। ये शुरुआत है। अब अगर ये हमारी जो इम्पोर्टेंट हुकूमतें ये निकल जाती तो ये तब्दीली नहीं है, ना ही ये वो चेंज है।
चेंज तो वो होगा जो असल पावरफुल थे वो कितना कमज़ोर होते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम, जमहूरियत के सिस्टम, जो भी सिस्टम है यहाँ पे चल रहा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो होना है एक दिन। जो असल ताकतवर आदमी थे उन्होंने तो पीछे हटना ही हटना है। अब ताकत का मिंबा किस तरफ और होगा। मैं तब्दीली और हवाओं का रुख की जो बात करता था वो ये है। ये तब्दीलियां तो हमारे यहाँ हर 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, चाहे हुकूमत ने पूरे 5 साल के बाद, तो वज़ीर आज़म ने 3 साल ही पूरे किया और छुट्टी होगी, क्योंकि 3 साल के हमारे यहाँ पे जो भाई सब पावरफुल आदमी 3 साल के लिए लगते थे, उसके बाद तरतली मचना शुरू होती थी। लेकिन अब ताकत जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। वो आज नहीं लग रहा आपको। अब तो मीडिया में लोग भी कहना शुरू हो गए कि जा रहे, इनके जाने से कुछ नहीं होगा, ये तो वही कहानी पुरानी चली आ रही है। असल वो ताकत कमज़ोर पड़ने जा रही, टाइम लगेगा उसको, चीज़ें थोड़ा सा डिले होंगी, लेकिन पर होगा ज़रूर। अब उसको कोई रोक नहीं सकता, और 2026 तक ये चीज़ें आपको दिखती हुई नज़र आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसका सेहरा जो है आवाम और इमरान खान के ऊपर भी जाएगा। काश कि हमारी सियासी जमातों में इन 15-20 सालों में थोड़ा सा भी शऊर आता तो ये तब्दीली वक्त से पहले भी आ सकती है। लेकिन अब 2020 जिसने दुनिया में, इस कोरोना ने एक चीज़ तो की है, दुनिया का बिहेवियर चेंज कर दिया। दुनिया जो पहले 2019 से पहले सोचती थी और जो 2020 के बाद से जो बिहेवियर अब आए सामने, वो तब्दील रखती। सेल्फिश बढ़ी है अब दुनिया में, और ये बढ़ेगी। फाइनेंस का तरीका भी बदलेगा, लोगों में आपस में रिलेशनशिप है वो भी तरीका बदलेगा, लोगों की सोच का अंदाज भी बदलेगा। अगर मैं कुछ कह रहा हूं भाई, तुम्हारे कहे हुए जगह वो सच होगा, जरूरी नहीं है कि वो चीज मेरे पे भी लागू हो कि वो सच हो। यहां तक भी होगी बात है। यहां अब मजहबी जमातों के लिए भी बहुत ही कड़ा और मुश्किल टाइम नजर आ रहा है। हमारे यहाँ तो हजरत जो ना, हजरत जो हजरत होते हैं वो भी आपको सरबराहों के घरों में मिलेंगे जाके, या अमीरों के घरों में जाके मिलेंगे, तो पता लगे यार बड़ा सच्चा, ईमानदार, नेक है। हजरत उनके घर नहीं जाते, हजरत जाते हैं तो वो बड़ों के घर में जाते हैं और सरबराहों के घर में जाते हैं। फिर वो आगे से देखा जी हम देंगे कितने तो सच्चे लोग हैं, हजरत हमारे घर ही आकर ठहरते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहानियाँ चलती हैं। लेकिन अब ये कहानियाँ और ये ताकतवर लोग, ये तीन की तकड़ी जो है ना, हुक्मरान, मजहबी पेशवाहत और कारोबारी लोग, ये तीन की तकड़ी तो एक ज़रब तो काली पड़ेगी। और जो बहुत अमीर हुए इन अरसों में, करोड़ों को करीब करके, उनके लिए भी आने वाले वक्त में जो आज बड़े अमीर हैं, जो आज बड़े अमीर हैं, कल इनको भी आप गरीब होते हुए देखेंगे। जो आज नंबर 1, नंबर 3, एक तो जापान में वो एयरॉन बड़ी पकड़ी गई थी इंडिया में, ट्रक के वो शिप पकड़े गए थे, वो 3 नंबर पे आ गए। तो इस तरह के चैलेंज अब आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और रियल ताकत जो रखते थे, अब वो उनके हाथों से ताकत निकलती हुई नजर आएगी। और मजहबी खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल वक्त बड़ा आ रहा है। और निज़ाम, चाहे वो किंगडम है, चाहे वो फाशिज्म है, चाहे वो एक बंदा एक लंबे अरसे से बैठा हो, अब चीज़ें थोड़ा ख़तरे की तरफ चल पड़ेंगी, क्योंकि अब ये निज़ाम चेंज होने जा रहा है। असल ये हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, ये निज़ाम अब तब्दील हो रहा है बड़े से बड़ी जगह पर, और बड़े से बड़ी जगह पर अब ये देखेंगे। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में जो असल पावर का मेंबर थे वो क्या करते रहे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अब तब्दीली आके रहेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। टाइम ज़रूर लगेगा। और कोई एक शख्स ही होता है जो आके चैलेंज करता। ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ तक पहुँच भी जाए, लेकिन शुरुआत करने वाले को हमेशा हीरो ही समझा जाता है।
دنیا کا یہ رول ہے، اور باقی ہونا بھی چاہیے کہ اپنے ہیروز کو بولنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی اس نظام کو اب ضرب کالی لگ چکی ہے. اس بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ نیپچون کا، پھر جوپیٹر پلوٹو کا، کہ یہاں ایک نظام پہ جوپیٹر سیٹرن کا کہ ایک طاقت کا ممبر ہے، اور پلوٹو کو ادھر آنا پہ یورینس کا جو ہے یہ برج حمل میں بیٹھنا 24 ڈگری کے اوپر. اس پہ بڑے لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر اور ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ جاری، کیونکہ یہ اتنا لمبا ہے. آج میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا. میں جس نظام کی بات کرتا ہوں یہ تو حکومت آج نہیں تو کل جانے والی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، فرق تب پڑے گا لیکن شروعات ضرور شروع ہو چکی ہے، اور وہ ہم جلدی دیکھیں گے. مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور دیں.